नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। लोकसभा 2014 के महाभारत के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं। 7वें चरण के लिए कल मतदान होगा। बाकी 3 चरण के मतदान से पहले चुनाव की कड़वाहट साफ महसूस की जा सकती है। विरोधी कम्युनल कार्ड के सहारे मोदी पर हमले कर रहे हैं। जिस तरह से एकाएक मोदी पर हमले बढ़े हैं, उससे जनता के बीच जो संदेश जा रहा है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे विरोधियों की उस रणनीति पर जिसके तहत वो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की फिराक में है। तो कांग्रेस ने देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा राज किया है। साल 2004 से लगातार केंद्र में यूपीए की सरकार रही, लेकिन 2014 के महासमर में समीकरण बदल चुके हैं। इस बार कांग्रेस को बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस मोदी को घेरने के लिए जिस रणनीति पर काम कर रही है, वो है सेकुलरिज्म। देखिए एक रिपोर्ट। जब रेत की तरह मुट्ठी से फिसलती है तो बेचैनी का आलम कैसा होता है, कांग्रेस को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं के हताशा भरे बयान इस बात का सबूत हैं कि कांग्रेस ने नतीजों से पहले ही हार को गले लगा लिया है। सबसे पहले सुनिए पी चिदम्बरम का हताशा भरा ये बयान। It means quite clear that the critical years were 2010 and 2011. Let's not anticipate what will happen on 16th of May. But whatever will happen on 16th of May, I think will be the direct product of those critical years 2010 and 2011. Looking back, it's very clear that opportunities were missed. वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यूपीए सरकार की गलतियों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब कांग्रेस क्या करेगी? यूं ही आसानी से सत्ता हाथ से जाने देगी? कांग्रेस राजनीति की मझी खिलाड़ी रही है। ऐसे में कांग्रेस मोदी को रोकने की पूरी कोशिश में लगी है। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस किस हथियार के सहारे मोदी को घेरेगी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के बाद सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए गैर बीजेपी फ्रंट को अपना समर्थन दे सकती है। इसके लिए कांग्रेस सेक्युलर फ्रंट का नेतृत्व करने की अपनी रणनीति भी छोड़ सकती है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अहमद पटेल ने कहा, कांग्रेस सत्ता के लिए लालायित नहीं है। पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने के लिए सभी जरूरी विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि अहमद पटेल ने यह भी साफ किया कि इस संबंध में आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही लेना है। चुनावों के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप से आने वाले ऐसे बयान कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं कि पार्टी इस बार अपने प्रदर्शन पर असमंजस में है। लोकसभा चुनाव 2014 के शुरुआती दिनों में कांग्रेस ने अपने गठबंधन यानी बीजेपी विरोधी सेक्युलर फ्रंट के नेतृत्व की रणनीति बनाई थी, लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं के बयानों से साफ है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अहमद पटेल का बयान भी कांग्रेस की इस नई रणनीति को पुख्ता करता है। अहमद पटेल ने कहा कि सेक्युलरिज्म के लिए कांग्रेस कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। चलिए, तो इसी मुद्दे पर खास चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमन पवार जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ साथ शक्ति शरण जी मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेता श्याम जाजू जी भी मौजूद हैं। तो सभी मेहमानों का स्वागत है जिया न्यूज पर। और इस चर्चा को शुरुआत करते हैं शक्ति शरण जी से। आपसे जानना चाहेंगे शक्ति शरण जी, घोटालों और महंगाई की जवाबदेही से बचने के लिए क्या कांग्रेस ने ये सेकुलरिज्म का कार्ड शुरू किया है? नहीं, देखिए, जो 2014 का जो चुनाव है उसके 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं जी। 3 चरण में चुनाव बाकी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने के रणनीतिकारों ने एनालाइज किया है चीज़ों को। एनालाइज करने के बाद उनको ये दिखता है कि शायद वो सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने अपनी रणनीति को बदला है। और रणनीति बदलने के बाद उन्होंने ये तय किया है कि भाजपा को शासन में आने से रोकने के लिए वो हर संभव विकल्प पर सोचेंगे, विचार करेंगे। जैसे कि उनके वरिष्ठ नेताओं का भी बयान आना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे है और कांग्रेस ये मान चुकी है कि इस बार 2014 के लोकसभा चुनाव में वो सरकार बनाने नहीं जा रही है। ये तो स्पष्ट है। और ये कांग्रेस पार्टी के नेता भी मान चुके हैं और उनके जो बयान आ रहे हैं वो इस बात को
सूचित कर रहे हैं, उस दिशा में सूचित कर रहे हैं कि कांग्रेस अब इस रणनीति पे काम कर रही है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व में भाजपा की सरकार को बनने से रोका जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा सकता है, हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। बनारस में जैसे कौमी एकता के साथ गठबंधन की जा रही है नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए, उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे जो तीसरा फ्रंट है या सेकुलर फ्रंट है या जो अलायंस जो अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, जिसकी अभी कोई रूपरेखा बहुत स्पष्ट नहीं है। चुनाव डिक्लेरेशन से पहले 13 दलों का एक गठबंधन बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन वो सिर्फ चुनाव परिणाम के बाद वो असली चेहरा बने, वो किस रूप में होगा, उसका चेहरा क्या होगा, उसके नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, ये सब तय होना बाकी है। उसकी तरफ अपना रुझान कांग्रेस पार्टी ने दिखाना शुरू कर दिया है। चलिए अमन जी से पूछ लेते हैं। अमन जी, आप शक्ति जी से कितने सहमत है? क्या कांग्रेस ये बात मान चुकी है, क्योंकि जिस तरह के बयान मिल रहे हैं सीनियर लीडर्स से, क्या मान चुकी है कि हारना इस बार तय है और इसलिए जो है सेकुलर कार्ड का खेलने की तैयारी है? क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को और मोदी फैक्टर को जो है मजबूती पहुंचाई है। देखिए, कांग्रेस इस बात से बहुत ही आश्वस्त है कि हम 272 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, खुद की सरकार बनाएंगे, यूपीए 3 जो है वो रियलिटी होने वाली है। दूसरी बात रही कि जो लोगों का बयान रहा, अगर आप आज की बात कर रहे हैं तो एक अखबार ने एक वरिष्ठ नेता का बयान छापा है जहां कहा गया है कि जो कांग्रेस है वह तीसरे मोर्चे का भी विकल्प देख रही है, पर ये जो है वो उनका पक्ष अखबार में गलत छापा गया है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। कांग्रेस इस बात से बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारे जो सीटें होंगी वो शायद पिछली बार से भी ज़्यादा होंगी, और जो हमारा यहाँ इस बार टैली बनेगा तो उसके बाद किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? क्योंकि अब तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं, 10 साल से आपकी सरकार राज कर रही है, लेकिन जो जनता है उसके बीच भारी नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, और विरोधी तो यहाँ तक कह रहे हैं आपकी इस बात को लेकर कि खुली आंखों से सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो ऐसा ये बात आप 2004 में भी कह रहे थे, ये जो आप रुझान दिखा रहे थे कि 2004 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, बड़ा ही कॉन्फिडेंट थे बीजेपी और सारे मीडिया चैनल्स भी कि 2004 में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, तो वो बात भी आपकी 2004 में गलत साबित हुई। 2009 में भी आपके ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स ने कहा था कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, तो ये बात भी गलत साबित हुई। यहाँ पे तीसरे मोर्चे की कोई चर्चा नहीं है। तीसरे मोर्चे की जो चर्चा होगी वो हम कांग्रेस में एक CWC की प्रणाली है, उसके थ्रू होगी, और ये इस समय पर जब हम देश में 6 चरणों पे चुनाव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 3 चरणों में बचा है, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव भी लड़ रही है, तो इसमें कोई बात ही नहीं रह जाती अभी तीसरे मोर्चे की लिए बात करें। चलिए बीजेपी से पूछ लेते हैं। श्याम जाजू जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस दावा कर रही है 272 से ज्यादा सीटें आएंगी और यूपीए 3 बनेगी, क्या कहेंगे ये जो सेकुलरिज्म का कार्ड जो अब खेला जा रहा है वो आखिर कितना जायज है, कितना नाजायज है, और आप क्या कहेंगे, क्या वाकई इस तरह की स्थिति है? क्योंकि 6 फेज की पोलिंग हो चुकी है, अभी 3 फेज होने बाकी हैं। अमन जी को सपने देखने का पूरा अधिकार है जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये चुनाव में फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने अपने हथियार युद्ध के पहले ही नीचे रख दिए और पूरे देश में मैसेज दिया कि हम सत्ता में नहीं आ रहे, और केवल सत्ता में नहीं आ रहे तो हम बिलो 100 2 फिगर में हम आएंगे। इस प्रकार की आज देश में स्थिति है। यूपीए 3 बनेगी नहीं बनेगी, थर्ड फ्रंट की भी इनको चर्चा करनी पड़ती है। डे बाय डे कांग्रेस की प्रतिमा डाउन होती जा रही है। एक टाइम कांग्रेस ने बोला था एकला चलो रही है हमारा नारा है, उसके बाद उनको सब गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी। गठबंधन के मित्र भी आज उनके साथ नहीं रहे, और इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी का इतना बड़ा प्रभाव है और मोदी जी की पॉपुलैरिटी का इतना बड़ा प्रभाव है कि निश्चित रूप से कांग्रेस देश में सत्ता में नहीं आ रही है, यह कहने के लिए कोई पंडित की जरूरत नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं, इस न्याय से निगेटिविज्म पर कांग्रेस का जो पुराना कार्ड है, सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म, इस प्रकार की बातें चर्चा करके डिवीजन का काम आज तक कांग्रेस करती आई है। पर जिस गठबंधन का कोई विजन नहीं, ऐसा गठबंधन चल नहीं सकता। थर्ड फ्रंट फॉर कंफ्यूजन और मोदी फॉर विजन, इस प्रकार की आज स्थिति है। तो कांग्रेस कुछ पहल करे, कांग्रेस की वैसे भी क्रेडिबिलिटी कम हो गई है, कांग्रेस का ट्रस्ट, लोगों को विश्वास नहीं है।
भरोसा नहीं है। ये जो कहेंगे वो करेंगे। अपने साथियों को भी साथ लेने की क्षमता कांग्रेस ने खत्म कर दी है। इसलिए चुनाव के पहले ही अपने हथियार जिन्होंने डाल दिए, 16 तारीख की वेट करने की भी उनको जरूरत नहीं है। और उनके नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि भाई हम थर्ड फ्रंट का भी सोचेंगे पर बीजेपी को रोकेंगे, मोदी जी को रोकेंगे। ऐसे निगेटिविज्म पर कोई सत्ता नहीं आने वाली है और आपके पाप धुलने वाले नहीं है। हमें गाली देकर आपका कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। आपका 10-12 साल का कर्तृत्व लोगों ने देखा है। आर्थिक फ्रंट पर होगा, अनएम्प्लॉयमेंट पर होगा, उद्योगों के आधार पर होगा, सब लोगों ने देखा है, परखा है। इस बार कांग्रेस सत्ता में आना यह नामुमकिन बात है। देखिए, मैं जाजू जी को जी अमन जी रखिए बात, कहिए। जाजू जी का जो ये कहना है मुझसे तो ये साफ जाहिर होता है कि जो सांप्रदायिकता की बात है वो कहीं से भी प्रूव नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले जो बीजेपी का हमेशा, जैसे आप जाए 1996 का जैसे चुनाव था, उसमें इनका नारा था कि अभी तो पहली जाकी है, मथुरा काशी बाकी है, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। ये सारा देश जानता है कि बीजेपी ने किस आधार पर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने हमेशा से मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, अपने पॉलिसीज पे चुनाव लड़ा है। बीजेपी भावनाओं की राजनीति करती आई है और आज भी वही कर रही है, और उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही थी और खड़ी रहेगी। मोदी जी का जो ये आप एक आदमी को लेकर अब आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे आगे आके चुनाव लड़ेंगे, और वो भी इन मुद्दों को लेकर, तो देश में लोग बहुत ही जागरूक हैं, आपको आगे नहीं आने देंगे। तो ये जो है 16 तारीख के नतीजे आपके सामने सच्चाई खड़ी कर देंगे। चलिए, 16 तारीख के नतीजों का सभी को इंतजार है और कांग्रेस भी दावा कर रही है कि 272 से ज्यादा सीटें आएंगी और यूपीए 3 की सरकार बनेगी। हालांकि किसके यहां पर दावों में दम है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। बहरहाल आज जो चर्चा हो रही है उसी को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक और गेस्ट हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं, प्रदीप माथुर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, आपसे अगला सवाल लेना चाहेंगे कि क्या घोटालों और महंगाई की जो जवाबदेही है, इससे बचने के लिए कांग्रेस ने ये सेकुलर कार्ड खेलने की अब विचार किया है या रणनीति बदली है जिसको कहा जाए? क्या आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, इसका उत्तर तो आपको कोई कांग्रेस के नेता ही दे सकते हैं, लेकिन जहां तक इसकी बात है सेकुलर कार्ड की, मैं समझता हूँ सेकुलर कार्ड तो कांग्रेस हमेशा से खेलती आई है, इसमें नई बात क्या है जी। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस ने कभी भी जो है सेकुलरिज्म का जो कार्ड है या सेकुलरिज्म की जो बात है उससे अपने को अलग किया हो। ये बात अलग है कि भाजपा उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाती आई है, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा ये करती आई है, इसमें नई बात क्या है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल कहते हैं कि कांग्रेस कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि किस कंडीशन में कांग्रेस मोदी को पीएम बनने से रोक सकती है। देखते हैं रिपोर्ट। ऐसी मरी पड़ी सरकार देश का भला कर सकती है? भाइयों बहनों, ये ढीली ढाली सरकार आपका भाग्य बदल सकती है। भाइयों बहनों, ये मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार आपका कल्याण कर सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश की गाड़ी गहरी खाई में पड़ी है, उसको बाहर निकालने के लिए ये दिल मांगे मौत। ये दहाड़ है बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की। ये जोश और जुनून ही है जिसे देखकर बीजेपी गदगद है। इसकी गर्जना का असर कांग्रेस पर भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी यूं तो चुनावी रण में बहुमत के आंकड़े को पार करने के मकसद से उतरे हैं, लेकिन उनके गेम को बिगाड़ने के लिए कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। लोकसभा चुनाव के तहत 196 सीटों के लिए वोटिंग होना अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से मोदी को रोकने के लिए कई तरह के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। मोदी को सत्ता से बाहर रखने के प्लान के तहत कांग्रेस चुनावों के बाद एनडीए से बाहर की पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने या ऐसे किसी गठबंधन में शामिल होने के विकल्प को खुला रख रही है। कांग्रेस के रणनीतिकार ये बात बखूबी जानते हैं कि इस रणनीति पर वो भी तभी काम कर पाएगी जब चुनावों के बाद एनडीए कुल मिलाकर 220 या 200 सीटों पर सीमित हो जाए। कांग्रेस के जानकारों के अनुमान के मुताबिक अगर एनडीए 272 के आंकड़े से दूर रह जाती है और कांग्रेस को 100 से 120 सीटें मिल भी जाती है, तो उसे गैर बीजेपी, गैर एनडीए गठबंधन को खड़ा करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस 140 के करीब सीटें जीतती है तो वो 2004 की तरह एनडीए विरोधी गठबंधन की अगुवाई करने के हालात में आ जाएगी। कांग्रेस ने पीएम उम्मीदवार पर भी अपना रुख काफी लचीला रखा है। कांग्रेस खुद को क्षेत्रीय दलों के लिए बीजेपी के मुकाबले एक बेहतर विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भी इस तरह की नीति के संकेत दिए थे। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए वामपंथी पार्टियों को यूपीए 3 के साथ आने के बारे में सोचना चाहिए। वैसी पार्टियां जो अभी कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, उन्हें चुनावों के बाद बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए फिर से सोचना होगा। मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस ने सेक्युलर कार्ड का सहारा लिया है। इतना ही नहीं, विकल्प के तौर पर तीसरे मोर्चे से हाथ मिलाने को भी कांग्रेस तैयार नजर आ रही है। अब चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि कांग्रेस का मोदी विरोधी गेम प्लान सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। चलिए, तो अमन जी से ही सवाल ले लेते हैं। अमन जी, जिस तरह से अब खबरें मिल रही हैं और जिस तरह से जो है ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आपकी रणनीति में जो बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं इस तरह के गठबंधन की भी जो है सुगबुगाहट आ रही है कि तीसरे मोर्चे के साथ भी जा सकती हैं, एनडीए को नहीं आने देना है। क्या लगता है ये जो आपकी जो रणनीति है ये स्वस्थ राजनीति का हिस्सा है और जो सियासत में सेकुलर का कार्ड खेला जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहली बात तो जो आपके पास रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ही गलत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है कि श्री अहमद पटेल जी ने ऐसा कोई बयान दिया है, वो चीज़ ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं। ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। अहमद पटेल जी का भी यही और पूरे कांग्रेस पार्टी का एक स्थिर वो पक्ष रहा है कि यहाँ पर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो यूपीए 3 के लिए लड़ रहे हैं। कोई यहाँ पे तीसरे फ्रंट के लिए की कोई बात नहीं है कांग्रेस में। तीसरा फ्रंट अगर कभी तो कांग्रेस मतलब आप दावा कर रहे हैं कि आप तीसरे मोर्चे के साथ नहीं जाएंगे चुनाव में अगर हार भी अगर होती है? तीसरे मोर्चे के साथ अभी देश में चुनाव जारी है। जी, अभी 3 फेज ऑलरेडी बचे हुए हैं। जी। तो अगर तीसरे मोर्चे की भी कोई बात होती है तो इस जगह पर कभी हो ही नहीं सकती। पहली लेकिन बात, जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस तरह का दावा कर रहे हैं, हमने विकल्प खोल रखा है। नहीं बिल्कुल हम भी नहीं जा सकते हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो साफ तौर पर बयानबाजी में ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी कुछ भी करना पड़े लेकिन एनडीए की सरकार बनने नहीं देनी, मोदी को पीएम नहीं बनने आज देना। आप जिस रिपोर्ट के आधार पे आप जो ये चर्चा कर रहे हैं वो रिपोर्ट का खंडन ऑलरेडी हो चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मैं आपके बीच में हूं। मैं बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है। कांग्रेस पार्टी का सीधा पक्ष ये है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने यूपीए 3 के लिए लड़ रहे हैं, और इसके आगे हम तीसरे मोर्चे की जो बात है वो कांग्रेस में एक प्रणाली है CWC की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। जो कांग्रेस में जो भी फैसला लिया जाएगा वो CWC के थ्रू लिया जाएगा जब एक बार चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। और हम पूरे आश्वस्त हैं कि हम 275 से 300 सीटें लेके आएंगे और कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। बात रही तीसरे फ्रंट जैसे विकल्पों की, तो ये तीसरा फ्रंट का जो विकल्प था वो सबसे पहले भारत में 1989 में भाजपा ने जब जनता दल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जब आया था। तो ये जो फेल्ड विकल्प है ये भाजपा का एक ट्राई था जो हम कांग्रेस इसमें बिलीव नहीं करती है। 2004-2009 में आपकी सरकार जब बनी तो आपने भी समर्थन से लेकर सरकार बनाई। समर्थन लिया तो वो समर्थन अलग चीज है, ये तीसरे फ्रंट की बात हो रही है। जी चलिए, शक्ति शरण जी से पूछ लेते हैं। शक्ति शरण जी, जिस तरह का ये दावा कर रहे हैं कि 275 से लेकर 300 के पार जाएगी और यूपीए 3, क्या लगता है जिस तरह से ये कैंपेन चला और जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए, जो सर्वेज आए उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन क्या वाकई जो मोदी की लहर की बात कही जा रही थी और अब कांग्रेस ये दावा कर रही है और जिस तरह से जो सीनियर लीडर्स के बयान आ रहे थे उनको इन्होंने खारिज किया, क्या लगता है इस बार वाकई लग रहा है कि यूपीए 3 भी आने के चांसेस हैं? देखिए, ऐसा है कि जो 2004 की बात कांग्रेस पार्टी के लोग कहते आ रहे हैं कि 2004 में इंडिया शाइनिंग का जो एनडीए का जो गुब्बारा था वो फूट गया था और वो सफल नहीं हो पाए थे और वहाँ पे यूपीए 1 को मौका मिला था। लेकिन उस समय एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज कांग्रेस के खिलाफ और यूपीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल के शासन का। देश में लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, भ्रष्टाचार से परेशान है, पॉलिसी पैरालिसिस से परेशान है। देश की
जनता एक विकल्प के तौर पे चुनाव में वोटिंग कर रही है। और वो विकल्प क्या होगा, वो किसके पक्ष में होगा, एनडीए के पक्ष में होगा, भाजपा के पक्ष में अकेले के तौर पे होगा, या कांग्रेस के पक्ष में होगा, या कांग्रेस यूपीए के पक्ष में होगा, या जो क्षेत्रीय दल हैं जो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं या फेडरल फ्रंट की बात करते हैं उनके पक्ष में होगा, ये देखने वाली बात है। और जिस प्रकार से अमन जी ये खारिज कर रहे हैं अपने बड़े नेताओं के बयान को, उनके सलमान खुर्शीद जी ने बयान दिया है जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, उसका जयराम रमेश जी का बयान आया, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाने वाले उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने ये इंटरव्यू में कहा है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज उसको सुबह सुबह फ्रंट पेज पे जगह दी है। तो ऐसी रिपोर्ट को, ठीक है, आप हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई हो, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस के जो अंदर खाने की जो लोग हैं या जो कोर कमेटी के लोग हैं वो मान चुके हैं कि वो इस बार विकल्प के तौर पे शायद जनता उनको नहीं चुनने जा रही है। तो अब उनकी रणनीति है कि अगर वो जीते नहीं हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, 272 का आंकड़ा नहीं लेके आ पा रहे हैं, या यूपीए थर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो किस प्रकार से, कौन से कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के द्वारा वो भाजपा लेड एनडीए को रोके, नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने से रोके। उनकी पहली प्रायोरिटी आज ये है, ना कि सरकार बनानी, ये तय है। चलिए प्रदीप माथुर जी, आपसे ले लेते हैं अगला सवाल। जिस तरह से अब जो दावा कर रही है कांग्रेस की 275 से 300 सीटें इस बार फिर से आएंगी और इस बार यूपीए 3 की सरकार बनेगी, हालांकि एक तरफ मोदी वेव की भी लहर की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो हैं हमले भी तेज कर रही हैं, और सेकुलर का जो कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत को लेकर अगर बात की जाए तो कितनी स्वस्थ राजनीति है ये, और कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति, बयानबाजी के पीछे जो है असल जो विकास के मुद्दे हैं और जो असल मुद्दे हैं देश के, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते नजर नहीं आ रहे। नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले तो कांग्रेस को यह बात ईमानदारी से कहनी चाहिए और माननी चाहिए कि उनकी सारी जो रणनीति है इस वक्त, वो भाजपा को, नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने की है। मैं समझता हूं अगर ये बात को ईमानदारी से कहें वो, तो इसमें कहीं कोई हर्ज नहीं होगा। घुमा फिरा के कहने की बजाय उनको कहना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि लोग आए, और इनको रोकने के लिए जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। एक बात जी। दूसरी बात यह है कि जो जहां तक थर्ड फ्रंट का सवाल है, थर्ड फ्रंट की मैं समझता हूं परिभाषा जो आपको समझ लेनी चाहिए। थर्ड फ्रंट का मतलब ऐसी पार्टियों का समूह है जो कि ना जो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई है, मतलब जी। अगर मान लीजिए कोई भी दल या कितने भी दल अगर मान लीजिए भाजपा या कांग्रेस की सरकार को समर्थन देते हैं, तो आप उसको थर्ड फ्रंट नहीं कहेंगे, आप उसको कोएलिशन कहेंगे, गठबंधन कहेंगे, इस तरह। तो इसके बारे में हमको बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग ये चर्चा जो मैं समझता हूँ थर्ड फ्रंट पे करने के लिए हम लोग जो हुए हैं, तब कोई देखना चाहिए कि क्या कांग्रेस और भाजपा को निकालने के बाद इतनी सीटें आएंगी कि बाकी के लोग मिलकर के एक फ्रंट बना के एक सरकार बना सके या ना बना सकते हैं। मुझे लगता है ये संभव नहीं है किसी भी तरह से। भाजपा को कितनी सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को कितनी मिलती है, वो दोनों में कोई बहुमत आता है नहीं आता, ये तो बात हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो एक स्वाभाविक अनुमान है कि भाजपा और कांग्रेस को इतनी सीटें अवश्य मिलेंगी कि यार इन दोनों को हटा दिया जाए तो बाकी बचे हुए दल एक तृतीय मोर्चा नहीं बना पाएंगे। तो थर्ड फ्रंट का तो सवाल ही नहीं उठता है, मतलब इस बारे में हमें बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। अब प्रश्न ये कि कौन सा दल किसके साथ जाएगा, क्या जाएगा, ये मामला का मुद्दा है। तो इसमें कांग्रेस के अपने मित्र हैं, सहयोगी हैं, भाजपा के अपने वो हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस कहती है कि उसको 275 से ज्यादा मिलेंगी तो ये बात भी जाती है, और अगर भाजपा कहती है उसको 300 मिलेंगी तो मैं समझता हूँ ये भी जो है दवा स्वप्न है। जहां तक पूरा अंदाज है वो ये है कि दोनों दल जो है 272 के माध्यम से काफी पीछे रहेंगे, मतलब जी वो काफी पीछे रहेंगे। अब और दल कैसे आते हैं, कौन किसके साथ क्या अलाइनमेंट करता है, ये मैं समझता हूं परिणाम आने पे ही समझ में आएगा। लेकिन साथ साथ कुछ बातें बड़ी स्पष्ट है। जैसे एक बात ये स्पष्ट है कि चाहे जो भी हो जाए, मुलायम सिंह जो है भाजपा के साथ नहीं जाएंगे जी। जहां जाए कुछ भी हो जाए, जैसे अब इस वक्त संबंधों में कटुता आ गई है, मैं समझता हूँ ममता बनर्जी जो है वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगी, कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएंगी, मायावती का जो है शायद वो भी ना जाए। इसी तरह से शिवसेना जो है किसी भी तरह कांग्रेस के साथ नहीं आएगी, अकाली दल जो है कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। मतलब डीएमके अन्ना डीएमके का मैं समझता हूँ अभी जो है कुछ मामला ठीक नहीं है, वही बिजू जनता दल का है। सबसे बड़ा जो प्रश्न जो है वो हमें देखना चाहिए कि जो विरोधी दल जो बड़े नंबर में सीटें लाने वाले हैं वो जो है कौन कौन से हैं। चलिए श्याम जी से पूछ लेते हैं उनकी पार्टी का क्या दावा है। श्याम जाजू जी, कांग्रेस तो दावा कर रही है कि इस बार जो है यूपीए 3 की सरकार बनने वाली है, 275 से 300 के बीच में सीटें आने वाली हैं, लेकिन आपकी पार्टी ये दावा करती रही है कि मोदी की लहर है। क्या आपका क्या आकलन है, आप क्या कहते हैं, आपकी कितनी सीटें आ सकती हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने यूपीए 3 से पीछे जाकर अभी थर्ड फ्रंट का ऑप्शन खोला है।
जी। अपने आप में कांग्रेस ने चुनाव के पहले अपना पराभव स्वीकार लिया है। अब सवाल ऐसा रहा कि जिन पार्टियों में कॉमन प्रोग्राम नहीं, कॉमन विचारधारा नहीं, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा, यह आज तक की थर्ड फ्रंट की स्थिति रही है, जिसमें कोई एक नेता नहीं, सब अपने अपने एम्बिशन रखने वाले नेता इकट्ठा आकर कोई देश का भला हो सकता है, यह आज तक इस देश में हुआ नहीं। यह थर्ड फ्रंट ये केवल मायाजाल रहा है इस देश में, और कभी भी ये सरकारें ज्यादा चली नहीं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारा तो दावा है कि हम 272 प्लस केवल बीजेपी आएगी, उसके बाद एनडीए के भी लोग हमारे साथ आएंगे और हम एक मजबूत विकल्प देने के स्थिति में आज हम है। पर सवाल, चलो हमारी बात छोड़ दो, कांग्रेस जो 100 के सीट नीचे आने वाली है, और ये जो छोटी छोटी पार्टियां जिनका माथुर जी ने अभी उल्लेख किया, जिसके कोई 10 आएंगे, कोई 15 आएंगे, और ऐसे लोगों को मिलकर वो 272 इस मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, जिसमें कोई कॉमन बात नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। यह हाइपोथेटिकल थिंकिंग कभी भी देश को अच्छा सरकार नहीं दे सकते। आज भारतीय जनता पार्टी को जो केवल सेक्युलरिज्म के आधार पर, केवल सांप्रदायिकता के आधार पर आइसोलेट करने की कोशिश हुई, नीतीश जी हमारे से चले गए और लगे कि भाई शिवसेना और अकाली दल ये दो ही नेता इनके बचे। आज स्थिति क्या है? इतने लोग हमसे जुड़े हैं, टीडीपी हमसे जुड़ी है, साउथ की पार्टियां हमसे जुड़ी है, अपना दल हमसे जुड़ा है, अलग अलग राज्यों में लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। कोई चुनाव के पहले जुड़े, कोई चुनाव के बाद जुड़े। लोगों को मालूम है कि यही विकल्प है, यही सशक्त समर्थ, ऐसा इस प्रकार का एक अल्टरनेट पार्टी इस देश में यही दे सकते हैं। इसलिए ये कांग्रेस के साथ, थर्ड फ्रंट के साथ, और बेसिकली कांग्रेस का क्या हुआ है, आज तक आजादी के बाद कांग्रेस को सत्ता के बाहर रहने की आदत नहीं है, इसलिए पानी के बाहर मछली जी नहीं सकती। इसलिए उन्होंने तुरंत ऑप्शन शुरू कर दिया कि भाई उनके बड़े बड़े नेता इसको ढूंढ रहे हैं कि बीजेपी को कैसे रोके, मोदी को कैसे रोके। पर इसके आधार पर मोदी का समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये निगेटिविज्म पर जनता जा नहीं रही। वाराणसी का शो सबने देखा है, स्वयं प्रेरणा से लोग लगे हैं। जितना ये निगेटिविज्म करेंगे, जितनी ये घटिया भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी जी की दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी, और निश्चित रूप से एक तीसरा, एक एनडीए का एक समर्थ विकल्प भारत की जनता चुनने जा रही है। चलिए जाजू जी, आपके पास वापस लौटूंगा। अमन जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा में यह भी बात करेंगे कि मोदी पर जो चौतरफा हमले हो रहे हैं, लगातार हमलों में जो इजाफा हो रहा है, उसके पीछे आखिर क्या मकसद या क्या रणनीति हो सकती है। और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए जनता मांगे जवाब। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जी न्यूज पर आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। आज बात हो रही है सियासत में सेकुलर कार्ड की। चुनाव से पहले मोदी पर जोरदार हमले हो रहे हैं। कांग्रेस से लेकर दूसरे दल भी मोदी को घेर रहे हैं। माहौल देखकर लगता है कि जैसे बीजेपी विरोधी दल में कोई डील हो गई हो। देखते हैं एक रिपोर्ट। मोदी सत्ता में आने के लिए जमकर खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन विरोधी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मोदी को घेर रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस से लेकर दूसरे दलों ने मोदी पर जोरदार हमला बोला। सबसे पहले कांग्रेस युवराज राहुल गांधी का बयान सुनिए। 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा, 100 दिन का रोजगार हर गरीब व्यक्ति को। अब गुजरात मॉडल की बात सुनिए। 45,000 एकड़ जमीन एक उद्योगपति को, बिजली का कॉन्ट्रैक्ट उसी उद्योगपति को, 10,000 करोड़ रुपए जमीन में उसी उद्योगपति को, मतलब 40,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने एक व्यक्ति को पकड़ा लिए। एक व्यक्ति को जितना हमने मनरेगा में दिया, जितना हमने एक प्रोग्राम में दिया 30,000 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा लिया। राहुल की तरह बहन प्रियंका भी मोदी को पिछले कई दिनों से घेर रही हैं। आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आज बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए। मोदी पर हमले करते वक्त नेता शब्दों की मर्यादाएं भी लांघ रहे हैं। हमलों की फहरिस्त में बीएसपी और एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह भी पीछे नहीं है। मोदी को सांप्रदायिक होने का तमगा पहनाने वाले ये नेता इन दिनों जनता को बीजेपी को वोट न देने की हिदायत देते नजर आते हैं।
बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार को इस किस्म का कोई भी बचकाना वाला बयान देने से पहले इनको अपने खुद के गृहमान में भी ये सब कुछ जरूर झांक कर देख लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी का शासनकाल में गुजरात में 7,000 किसानों ने आत्महत्या की है। चुनावी मौसम में हमलों की बरसात हो रही है। मोदी को घेरने की रणनीति साफ हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए को विपक्ष के हमलों से नुकसान होगा? जिया न्यूज रिपोर्ट। तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की बात कही कांग्रेस ने। तमाम नेता इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कुर्बानी तक देने को तैयार हैं। अमन जी से जान लेते हैं। अमन जी, क्या बयानबाजी से आप सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है रोक पाएंगे? देखिए, अगर आप नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन देखिएगा तो शुरू से देखिए तो इनका पूरा जो नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन का जोर रहा है वो सिर्फ निजी हमलों पर रहा है जी। हाँ, और इन्होंने आज की डेट में अगर आप युवाओं के लिए बात करें या आप किसी भी भारतवासी के लिए बात करें तो वो लोग जानना चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप क्या करेंगे। कहने को तो आप सब कुछ कहते हैं कि हम भारत का सुधार करेंगे या कुछ भी करेंगे, पर आप अपनी पॉलिसी कभी नहीं बताते हैं। आपकी कोई भी स्पीच हो, आपका कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आपका सिर्फ जो फोकस रहता है वो निजी हमलों पे रहता है। उसके बाद आप अभी जाजू जी ने भाषा की प्रयोग की भी बात करी, तो आप मुझे ये बताइए कि जो गिरिराज सिंह ने बोला या फिर जो प्रवीण टगोडिया ने बोला, ये इनकी पार्टी के लोग थे। इस तरीके की भाषा क्या आज की राजनीति यहाँ पर आ गई है कि हम इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे? और यहाँ और नरेंद्र मोदी जो आपके प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं वो इस बात को कभी ना कभी डिस्प्यूट करते हैं, ना इस बात के ऊपर अपने पार्टी में कोई एक्शन लेते हैं। तो अब ये बताइए कि सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, हम ऐसी ताकतों को रोकना चाहते हैं। निजी हमलों से हम आज भी नहीं रोक रहे हैं। अगर आप राहुल जी की रैलियां देखें या जो भी देखें तो हम इनके गुजरात जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो एक सो कॉल्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जो कहते हैं कि हमने ये किया है, उनको हम विद जो हमारे पास उदाहरण है उनके ऊपर बेस करके हम काउंटर कर रहे हैं। चलिए जाजू जी से जवाब ले लेते हैं। जाजू जी, जैसा कि अमन जी अभी कह रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी इस बात से? क्या जो हमले हो रहे हैं, चौतरफा हमले हो रहे हैं, क्या ये बदली हुई रणनीति का लग रहा है आपको या कुछ और वजह जो है आपको नजर आती है? अभी आप प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा का यहां पर बता रहे थे, उनका बाइट जी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटिया भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ने। उनको ये नहीं मालूम कि उनके माताजी ने इनको मौत का सौदागर कहा था। उनको ये नहीं मालूम कि उनके माताजी ने ये जहरीली खेती तैयार करते ये कहा था। उनको ये नहीं मालूम कि दिग्विजय सिंह ने नाली का कीड़ा कहा था। उनको ये नहीं मालूम कि बेनी प्रसाद वर्मा किस प्रकार की घटिया भाषा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस के नेता एक से एक इस देश के राजनीति का स्तर कम करने का सबसे ज्यादा श्रेय किसका होगा? तो ये कांग्रेस पार्टी का है। अपने पार्टी पर उनका कंट्रोल नहीं है। वो जो भी बोलेंगे, 10 बार तो कांग्रेस के पार्टी को माफी मांगनी पड़ी है। खुर्शीद क्या बोलते हैं, नपुंसक क्या बोलते हैं मोदी जी को, यानी। और मोदी जी का स्पीच आप देखेंगे तो 95% स्पीच उनका डेवलपमेंट पे रहता है। इस देश में आजादी के बाद फर्स्ट टाइम विकास के एजेंडे पर चुनाव लाने का काम मोदी जी ने किया है। आज तक कांग्रेस ने डिवीजन एंड रूल, बांटो और लड़वाओ, इस प्रकार की नीति अपनाई है, पर उसके आधार पर राजनीति ना रखते हुए केवल विकास के मॉडल पर जो करा है, जो गुजरात में सिद्ध करके दिखाया है, उसके आधार पर मोदी जी के स्पीच होते हैं। घटिया भाषा का प्रयोग कौन किसके लिए कर रहा है? और सब लोग मोदी जी पर जो अटैक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अंग्रेजी फ्रेज है, नोबडी किक्स ए डेड डॉग। जो फल लदा हुआ पेड़ रहता है उसको ही लोग पत्थर मारते हैं। लोगों को मालूम कि यही कम्युनिस्ट पार्टी का प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन, कोई चर्चा करता है? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक घोषित नहीं किया, कोई चर्चा करता है? मालूम है कि इनकी संभावना ही नहीं है। तो जो संभावना है उस मोदी जी पर अटैक करके दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लोगों को इसका गुस्सा आता है।
लोगों को लगता है कि यार ये क्या है, ये इतना विकास का काम करने वाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है और उन पर इस प्रकार की घटिया स्तर की भाषा का प्रयोग कर इस प्रकार के हमले, ये कभी भी राजनीति में हम इसका समर्थन नहीं करते। राजनीति सभ्यता से चलती है, राजनीति सोच से चलती है, राजनीति सिद्धांतों से चलती है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव हारेंगे जीतेंगे वो कोई बात नहीं, पर लॉन्ग टर्म राजनीति चलाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग को मर्यादा रखनी चाहिए। जाजू जी जो कह रहे हैं सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रदीप जी से सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हमले हो रहे हैं, चौतरफा हमले हो रहे हैं, जवाबी तीर और बयानबाजी हो रही है, उससे लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या ऐसा है, स्थिति इस तरह की है? और क्या लोग इस तरह की बयानबाजी में यकीन करके वोट करते हैं, या जो असल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, या जो नाराजगी है उसको लेकर भी वोटिंग जो है की जाती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बड़ा मुश्किल है कि दोनों पार्टी के लोग इस वक्त इतने इमोशनल हाई पिच पे हैं जी, तो इसमें हम पूरी एनालिसिस जो है ऑब्जेक्टिवली और ठंडे दिमाग से तो नहीं कर सकते जी। लेकिन मुझको ये लगता है कि जो जहाँ तक भाषा का सवाल है, भाषा का स्तर बिगाड़ने में तो नरेंद्र मोदी का भी काफ़ी योगदान रहा है। जैसे शहजादा कहना या एक इस तरह कहना जो है, क्या कहना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द कहना, ये तो पहले शुरुआत बीजेपी से ही हुई है, तो मानना चाहिए इस बात को उनको। बाद में जो है इन लोगों ने इस तरह की बातें करी है, मतलब ये सब है। ये जहाँ तक बात है, जहाँ तक उसका क्या करना चाहिए, मौत का सौदागर वाली बात थी, वो तो बहुत पुरानी हो गई थी, लोग भूल भी गए थे उसको, तो उसको अब इस वक्त रेकअप करने का कोई मतलब भी नहीं है। ये सब बात है, तमाम भाषा तो इन्होंने करी। एक बात तो ये है पूरी जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुझको ये लगता है कि विकास का मुद्दा जो है ये इसमें कोई कन्विक्शन नहीं लगता मुझे इनके बारे में बड़ा भारी, क्योंकि विकास के बारे में ना इन्होंने कोई वैसे बात करी है, सिर्फ विकास को कहने से ये सब है। विकास से ज़्यादा तो इन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब ये सब है। अगर इन्हें विकास की बात करनी थी तो पूरे डेटा के साथ आते, सब कुछ आते, और तमाम जो डेटा ये दे रहे हैं वो गलत है। तमाम लोगों ने रिपोर्ट देखी है, सब देखी है। गुजरात जो है सर्टेनली देश का नंबर 1 राज्य नहीं है, इसको ये तो सब आपको पूरी स्टडीज कोई भी बता देगा। ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है, ना न्यूट्रिशन में है, ना है उसके सोशल इंडिकेटर्स में, किसी भी तरह गुजरात देश का नंबर 1 राज्य नहीं है, मतलब काफी पिछड़ा है। ये सही बात है कि उत्तर प्रदेश वगैरह के मुकाबले अच्छा है, लेकिन हमको ये भी मानना चाहिए कि गुजरात का टेक ऑफ पॉइंट कहीं अच्छा था वो राज्यों से, मतलब तो विकास के तमाम दावे जो है मैं नहीं समझता ये ठीक है। चलिए, विकास के दावे जो हैं वो पूरी तरह से अगर उनको दावा किया जा रहा है तो वो कितने पुख्ता हैं कितने नहीं है वो जनता तय कर लेगी। शक्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी एके एंटनी का हमने बयान दिखाया और उसका जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने अपील की वाम दलों से कि वो यूपीए 3 के साथ आए, सांप्रदायिक ताकतों को रोके, और तमाम तरह की जो नेता हैं, कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस तरह के बयान दे रही है कि जो बाकी दल हैं, चाहे थर्ड फ्रंट तक जाने की भी बात कही जा रही है कि उनका समर्थन दिया जाएगा अगर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के ऊपर जो है उनकी पार्टी विचार कर रही है। क्या ये जो इस तरह की जो बयान आ रहे हैं, क्या संकेत मिलता है इससे? वही तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से। अमन जी कह रहे हैं कि जो बयान जो दिखाया जा रहा है या जिस पे चर्चा हो रही है उसका ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने खंडन कर दिया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खंडन कर दिया है। लेकिन अभी तुरंत आपने के टेलीविजन स्क्रीन पे एके एंटनी साहब जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं पार्टी में, सरकार में, वो उनका बयान आ रहा है और वो अपील कर रहे हैं वामपंथी दलों से कि वो यूपीए 3 को समर्थन दें या थर्ड फ्रंट को समर्थन दें। तो इस तरह की बात जो है कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस खेमे में गड़बड़ाहट है। कांग्रेस का जो सेल्फ स्टीम है, जो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए था इस चुनाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं डगमगाया है, हिला है। और इसके पीछे कारण मुझे ये लग रहा है कि जो जनता से फीडबैक जो मिल रही है वो उसमें वो बहुत कुछ उनके लिए पाने के लिए है नहीं। ठीक है, तो अभी 196 सीटों पे चुनाव होने बाकी हैं। उसके पहले ही ये स्थिति ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए ग्राफ से वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ये तो 16 तारीख को मालूम होगा, चुनाव के परिणाम जब आएंगे तब। लेकिन जो फीडबैक या जो जनता से जो लोगों से बातचीत करने के बाद या ओपिनियन पोल्स के बाद जो फीडबैक मिल रहे हैं, उसी से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी घबरा गई है और अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रही है, जिसका उसको नुकसान
तीन चरणों के चुनाव में हो सकता है। इसको बिना सोचे समझे वो इस जुगाड़ में लग गए हैं कि पोस्ट पोल किस प्रकार से कौन सा अरेंजमेंट किया जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे कि नरेंद्र मोदी लेड एनडीए को रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि वो अपनी हार स्वीकार रहे हैं, और जो कि कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छी संकेत नहीं है। अमन जी, ये जो संकेत मिल रहे हैं, क्या यही घबराहट है जिसकी वजह से जो है बयानबाजी और जो रणनीति में तब्दीली आ रही है, या जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के खेमे से हो रही है, क्या ये इसी घबराहट का नतीजा है? देखिए, जो अभी बात करी गई नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते हुए ग्राफ की, वो एक एडवर्टाइजमेंट, एक पब्लिसिटी पे बढ़ता हुआ ग्राफ है। जब चुनाव असली में जमीन पे लड़ा जाता है तो नरेंद्र मोदी जाके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं देश भर में, जो वहां के इनके कैंडिडेट हैं वर्सेस जो हमारे कैंडिडेट हैं उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बात रही डेवलपमेंट की और बाकी सारे मुद्दों की, तो मैं नहीं समझता कि जिस तरीके का डेवलपमेंट यूपीए 1 और 2 में मिलाकर हुआ है वो पहले कभी हुआ है देश में। ये एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि कभी देश का जीडीपी और जो डेवलपमेंट स्तर है वो इतना ऊपर कभी नहीं गया जितना कांग्रेस के उसमें गया। जो बाकी चीजें रही, जैसे कि करप्शन की बात रही, करप्शन बिल्कुल एक मुद्दा है सोसाइटी में, और आज की डेट में इलेक्शन में भी बड़ा मुद्दा है। पर आप ये देखिए कि जो वोटर है वो ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े सख्त कदम लिए हैं करप्शन को अपन काबू में करने के लिए, लेकिन तो सबसे ज्यादा आरोप भी कांग्रेस पर ही लगे। बिल्कुल है, आरोप लगे होंगे कांग्रेस पर भी, और कांग्रेस एक अकेली पार्टी ऐसी है जिसने हमेशा आगे आकर अपने खुद के जो लोग हैं जिन पे चाहे आरोप सिद्ध भी ना हुए हो उनको गवर्नेंस से दूर किया है। हालांकि आप अगर नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट देखें तो उसमें पुरुषोत्तम सोलंकी हैं, उसमें 2 और कन्विक्टेड मंत्री हैं जो, और नरेंद्र मोदी अपने ही कैबिनेट के बारे में कुछ नहीं करते, तो वो कहां से इस डेवलपमेंट मॉडल को लेके जाएंगे? ये पब्लिसिटी है जो फॉर द टाइम बीइंग इनको ये अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमन जी से कितना इत्तेफाक रखते हैं बाकी मेहमान, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ शक्ति शरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन लौटूंगा शक्ति जी आपके पास। इन चुनाव में सेकुलर कार्ड का मुद्दा बहुत बड़े हथियार के तौर पर दिखाई दे रहा है। मोदी की छवि को सांप्रदायिक दिखाने की पूरी कोशिश में विरोधी लगे हुए हैं। सियासत के समीकरणों पर गौर करेंगे तो इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए राजनीति के बदलते समीकरणों पर दिखाते हैं। सत्ता के बदलते समीकरण के साथ ही सियासतदानों का मिजाज भी बदल रहा है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर अचानक एक साथ मोदी के खिलाफ बयानों की बरसात क्यों होने लगी। सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। उम्मीद की जा रही थी कि ममता बनर्जी चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिला सकती थी, लेकिन ममता ने बीजेपी पर हमले कर इस बात का संकेत दिया है कि उनका इरादा बीजेपी से हाथ मिलाने का नहीं है। ममता के बढ़ते हमलों के बाद नरेंद्र मोदी के सब्र का बांध भी टूट गया। मोदी ने भी बंगाल में रैली के दौरान ममता को खरी खरी सुनाई। उन सरकारों ने बंगाल के 40 साल बर्बाद कर दिए। ममता बनर्जी के जैसा ही रुख तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का नजर आ रहा है। जयललिता के बाद अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह की बात करें तो ये जग जाहिर है कि सपा कांग्रेस को पहले भी बाहर से समर्थन करती आई है। मुलायम का कांग्रेस प्रेम इन चुनावों में भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एसपी ने लोकसभा के पिछले चुनाव में भी इन दोनों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे। कांग्रेस ने इस चुनाव में अभी तक सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के चुनाव क्षेत्र मैनपुरी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता के भीतर खाने में जो षड्यंत्र चल रहा है, क्या मोदी उसमें फंस जाएंगे? जी न्यूज़ रिपोर्ट।
यहाँ तो बड़ा सवाल, क्या तीसरे मोर्चे से हाथ मिलाएगी कांग्रेस? क्या ये कांग्रेस की घबराहट है? हालांकि अमन जी तो हमारे बीच से इस चर्चा में अब नहीं है, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शक्ति जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे इस बात का भी जवाब ले लेते हैं कि जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है बीजेपी पर कि नॉन सेकुलर है, लेकिन जब बुखारी से मुलाकात करती हैं सोनिया गांधी, क्या वो कौन सा चेहरा है कांग्रेस का? क्या वो सेकुलर और नॉन सेकुलर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखिए, मैं कह रहा था अमन जी को कि वो कह रहे थे कि हम उनकी सरकार ने बहुत सारे योजनाएं शुरू की, बहुत सारे कार्यक्रमों को चलाया देश हित में, जनता के हित में, लेकिन चुनाव के दौरान वो इस बात को बताने में असफल रहे। कहीं ना कहीं वो जनता तक अपनी बात की और अपनी उपलब्धियों को ले जाने में असफल रहे, जिसके कारण आज एक एंटी इनकम्बेंसी टाइप की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए। और ठीक है, चुनाव का मतलब क्या होता है? अपने जो पॉजिटिव, आपने जो डेवलपमेंट किए हैं उनको जनता तक ले जाना और उसके आधार पर जनता से वोट मांगना ही चुनाव का एक मूल मकसद होता है। और हर एक राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से जनता के बीच में जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं करप्शन और दूसरे अन्य इश्यूज में उलझ कर रह गई, जिसके कारण वो अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच तक नहीं ले जाने में सफल रहे। ठीक है, और दूसरी बात जहां तक रही सेकुलरिज्म एक इशू जरूर है इस देश में, और लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत मूलतः एक सेकुलर राष्ट्र है, और जो राजनीतिक लाभ के लिए सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का जो नारा चल रहा है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश का जो रियल इशू है, जो देश के विकास के रियल इश्यूज हैं, देश की जनता के रियल इश्यूज हैं, उनको ये राजनीतिक दल पीछे ढकेल कर अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म के खाने में बांटकर इस चुनाव को पूर्ण कराने में सहमत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता को भी समझना होगा कि क्या उनके हित में है और किस पर वो विश्वास करें और किस पर ना विश्वास करें। लेकिन कुल मिलाजुला कर यह है कि अगर डेवलपमेंट, अगर इस देश को देखना है और देश में विकास जरूरी है, तो ठीक है, अमन, शांति, चैन, सेकुलरिज्म सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के ऊपर भी विचार करना चाहिए, उन पर भी जो डिस्कोर्स है वो होना चाहिए। लेकिन 6 दशक स्वतंत्रता के 6 दशक बाद भी आज भी हम उन डिस्कोर्स में नहीं जाते हैं, और वही ट्रेडिशनल डिस्कोर्स है सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान देश की आम जनता को हो रहा है, आम जनता को नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो इतने साल से जो वोटिंग चली आ रही है, लोग वोट देते हैं, लेकिन क्या अब भी विकास के मुद्दों को जो है उतनी तरजीह नहीं मिल पाती है जितना कि लोग कास्टिज्म को देते हैं, जाति और धर्म के आधार पर जो वोट दिए जाते हैं, और उसी के आधार पर जो है पार्टी टिकटों का बंटवारा करती है? क्या जी, तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या यही एक पैटर्न है, या लोगों के जो वोट करने के जो पैटर्न है, या लोग इससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं? क्या इसी वजह से जो है राजनीतिक पार्टियां इस तरह की राजनीति और इस तरह के राजनीतिक बयान देती हैं? देखिए, ऐसा है कि एक बात तो हमको समझनी चाहिए कि देश की जो सामाजिक संरचना है उसमें काफ़ी कुछ एक इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसको आप कहते हैं कि कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कुछ है। तो तमाम तरह के जो है ऐसे वर्ग हैं जो कि चाहते हैं कि वो जल्दी से उठे, उनको आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त हो। जब वो अपनी बात को कहने के लिए तमाम राजनीतिक दल भी बनाते हैं। तो ये जाति की राजनीति जो है, इसके पीछे हमको ये भी समझना चाहिए कि पूरी मंशा ये भी है कि एक खास तौर के वर्ग को विकास में आगे ले जाया जाए और सब बात करी जाए, क्योंकि इसके बिना जो है वो उनके राजनीतिक दल जो है उनका साथ नहीं देंगे। मायावती जी आई, उनके राज्य में जो है दलितों का विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मतलब उनको एक शक्ति मिली, पावर बेड मिला, ये सब बातें जो है सब है। तो हम जो है जब जाति की बात करते हैं तो हमको देखना चाहिए कि जाति जो है ये भी एक तरह का एक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एजेंट है। इस बात को हमको समझना चाहिए, सारी बात है। लेकिन जहाँ तक धर्म का सवाल है, धर्म की राजनीति जाति की राजनीति से अलग है बिल्कुल, क्योंकि धर्म का इससे कोई मतलब भी नहीं है। और धर्म जो है क्या करना चाहिए, लोगों को आपस में से जोड़ता है। तो हमें एक जो कास्ट पॉलिटिक्स है और क्रीड पॉलिटिक्स है, इसका अंतर को समझना चाहिए। एक बड़ा आवश्यक कार्य है ये, और जिसको हम लोग सामान से नहीं करते। जहाँ तक आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे जो हैं, ये जो राजनीतिक दल जो बात कर रहे हैं उससे कहीं अलग नहीं है। मतलब वो जो है उनसे मिले हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या करना चाहिए, जाट ये चाहते हैं कि उनको आरक्षण मिले, मतलब उनके हिसाब से उनके लिए डेवलपमेंट है।
आप एक दूसरे एंगल से कास्टिज्म भी है, सेक्रेटेरियनिज्म भी है। एक बिहार चाहता है कि उसको एक बड़ा पैकेज मिल जाए, स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिल जाए। ये रीजनलिज्म भी और विकास भी है, मतलब तो विकास ऐसी चीज नहीं जो कि लाके थोपा जाए। लेकिन मेरी जो समस्या है वो ये है कि मोदी जी जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस गॉड मोराल की बात कर रहे हैं, वो विकास जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म का विकास है, वो निरंकुश पूंजीवाद का विकास है। और उस विकास से देश के आम आदमी का बड़ा भला होने वाला नहीं है। जब आप विकास की बात करते हो तो आपको बताना चाहिए कि विकास की परिभाषा क्या है, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं बताई। जो होना चाहिए था इस चुनाव में, विकास की बात नहीं होनी चाहिए थी, विकास की परिभाषा पे बात होनी चाहिए। चलिए, विकास की परिभाषा बीजेपी के मायने में क्या है, कैसे वो आम आदमी का विकास करते हैं, जाजू जी से जान लेते हैं। जाजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जिस विकास मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, या देश के विकास की अगर बात करें, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव है, तो किस तरीके से आप आम आदमी का विकास करेंगे? बता देंगे। अभी प्रदीप जी की बात मैं सुन रहा था जी कि गुजरात का कोई विकास ठीक नहीं हुआ है और ये फेक आंकड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़ों का उल्लेख हम करते हैं वो सब गवर्नमेंट के सदन पर आए हुए आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा पारितोषिक गुड गवर्नेंस के आज तक नरेंद्र मोदी जी को क्यों मिले, क्यों गुजरात सरकार को मिले? टाइम मैगजीन ने उनको किंग ऑफ गवर्नेंस क्यों कहा? सोनिया गांधी ने उनका सम्मान किया राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से। ये कैसे हो गया? वो तो फाउंडेशन तो कोई हमारा नहीं है जी। सबसे ज्यादा गुड गवर्नेंस के पारितोषिक आज तक गुजरात को मिले हैं। देश की निर्यात का 15% हिस्सा उनका है, वहां का जीडीपी ज्यादा है। जो साबरमती नदी 1500 करोड़ में क्लियर होती है, यहां 5000 करोड़ खर्च होकर भी जमुना साफ नहीं होती है। ये क्या है? यानी एक एक बात के मेजरमेंट आप लगाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश का 5%, महाराष्ट्र का 4%, गुजरात का 1%, वहां का एग्रीकल्चर ग्रोथ 11%, पूरे देश का 4%। यानी आप क्या कह रहे हैं? यूपीए के टाइम के सब अगर आंकड़े आप देखेंगे तो चिदंबरम जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि हमें अच्छी बैकग्राउंड मिली है, यूपीए एनडीए सरकार ने अच्छी दी है। और आज क्या स्थिति है? विकास दर क्यों इतना कम हुआ? महंगाई कंट्रोल में क्यों नहीं है? यानी ये सब जो नॉर्म्स है ये मोदी जी ने करके दिखाए हैं और लोगों को इसलिए उनसे उम्मीदें बंधी है। और कांग्रेस ने आज तक विकास का एजेंडा तो कभी किया ही नहीं। चलिए, विकास का एजेंडा किसने किया, किसने नहीं किया, जनता तय करेगी। लेकिन जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर, क्योंकि अब चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में, श्याम जी, जो सेकुलर कार्ड की बात हो रही है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पड़ाव पर आकर चुनाव के 3 फेज की पोलिंग बाकी रह गई और लगातार चौतरफा हमले करवाए हैं, बाकी पार्टियां भी हमले कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन इस तरह के आरोप आपकी पार्टी पर भी लगे हैं, आप क्या कहेंगे? जजवी से आपने पूछा है ना जी, बताइए। शाम आवाज नहीं जा रही क्या? नहीं, आवाज नहीं है। चलिए, लगता है कि श्याम जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। प्रदीप जी, जिस तरह की जातिवादी राजनीति की बात होती रही है, या अब जो यहाँ सेकुलर कार्ड की बात हो रही है, सेकुलर कार्ड की बात अगर कांग्रेस ने खेला है तो क्या गलत किया, या इसे कहें इस तरह से ले कि बीजेपी ने भी सेकुलर कार्ड का इस्तेमाल किया? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, इस बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेस्ट में, जर्मनी में एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, उन्हें कोई इस बात की शर्म नहीं है कि कोई उनको सिर्फ क्रिश्चियन कहेगा, कोई उन और कुछ नहीं कहेगा। सवाल ये कि बीजेपी को ये जो इसको बात को मानना चाहिए कि उनका जो पूरी राजनीति जो है वो एक धर्म विशेष की राजनीति है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रश्न जब दिक्कत जब आती है जबकि आप दूसरे लोगों को डाउन करना लगते हैं, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आज से नहीं, शुरू से देश में जो है क्या करना चाहिए, एक वामपंथी विचारधारा रही है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा रही है। एक ऐसे लोग हैं जो कि क्या करना चाहिए, सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम जो है इसमें बिलीव करते हैं कि मतलब ये है कि इसके बारे में ईमानदारी से बात करनी चाहिए, ईमानदारी से बात करनी चाहिए। सभी मेहमानों का रिएक्शन लेना है। शक्ति जी, आप क्या कहेंगे, क्या सेकुलरिज्म की जो क्या परिभाषा है और कैसे इसको अब राजनीतिक दल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस तरह की राजनीति देश हित में है? देखिए, भारतीय संविधान में के प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीतिक लाभ के लिए, नफा नुकसान के लिए जो वो तुष्टीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी में कोई पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं, और
उसका विभाजन करके, उनको पोलराइज करके, उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है, चाहे वो भाजपा के या दक्षिणपंथी जो मानसिकता के लोग हैं उनके द्वारा, या जो समाजवादी और वामपंथी मानसिकता के लोग हैं उनके द्वारा। तो मेरा ये कहना है कि जब हमारी संविधान में सेकुलरिज्म है और इस देश का मूलभूत आधार सेकुलरिज्म है, तो उसको बनाए रखना चाहिए, ना कि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाना चाहिए तुष्टिकरण के माध्यम से। चलिए, इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। हालांकि पार्टियां जो हैं राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि असल मकसद जो है चुनाव में जीत का है। और अब जीत किस पार्टी की होती है वो 16 मई को नतीजे आने के बाद होगा। बहरहाल आज की चर्चा जो है वो उसमें इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज बस इतना ही। जनता मांगे जवाब में कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज़। नमस्कार।